औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 9 फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2। अच्छा, इक्विलिब्रियम द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम को फर्दर फिर हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टैटिक रेस्ट से निकला हुआ है, डायनामिक मोशन से निकला हुआ है। स्टैटिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ठीक है, इफ v is equal to 0 means rest, acceleration will be equal to 0. Static rotatory equilibrium, omega is equal to 0, alpha will be equal to 0. Dynamic equilibrium further हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप A, इसको आप B, इसको आप A, इसको आप B कह सकते हैं। डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ठीक है, और ये आपके पास है डायनामिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम। डायनामिक ट्रांसलेटरी व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी आपके पास क्या हो, कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन 0 होगा। और डायनामिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम अगर ओमेगा कांस्टेंट हो तो अल्फा विल बी 0। आप नेचर ऑफ मोशन को देखेंगे। अब देखिए हमारा नेचर ऑफ मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी। तो अगर मैं रेस्ट में हूं तो आई एम इन अ स्टैटिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा हूं, आई एम इन अ डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस तरह अगर कार है तो कार अगर रेस्ट में है, स्टैटिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, क्योंकि कार का जो नेचर ऑफ मोशन है वो ट्रांसलेटरी होता है। तो कार अगर रेस्ट में है, स्टैटिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। लेकिन कार के व्हील्स को देखे, अगर कार रेस्ट में है तो व्हील का नेचर ऑफ मोशन रोटेटरी है। कार रेस्ट में है तो व्हील भी रेस्ट में है। व्हील आपके पास जो है वो स्टैटिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम में होंगे सारे व्हील्स, और गाड़ी स्टैटिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में। अगर गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो गाड़ी डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और उसकी व्हील जो है वो डायनामिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है, नेचर ऑफ मोशन के बेस पे। फेन है, फेन अगर रेस्ट में है तो एंगुलर वेलोसिटी 0, द फेन विल बी इन अ स्टैटिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम। और अगर आप फेन को स्टार्ट करें और फिर वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मोशन करे तो फिर हम कहते हैं द फेन इज इन अ डायनामिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम है और इसके डिफरेंट टाइप्स है नेचर ऑफ मोशन के बेस पे। नॉन एक्सेलरेटेड स्टेट ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इक्विलिब्रियम। नॉन एक्सेलरेटेड स्टेट मींस एक्सेलरेशन इज 0। अगर ट्रांसलेटरी मोशन है तो लीनियर एक्सेलरेशन इज 0, अगर रोटेटरी मोशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इक्विलिब्रियम में जरूरी पॉइंट्स आपके पास बन गए हैं। अब इक्विलिब्रियम में आगे जाने से पहले यहां पर हम लेते हैं सम इंपोर्टेंट फोर्सेस। नंबर फर्स्ट, concurrent forces. Concurrent forces, if line of action overlap at a single point, ठीक है, या मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि if the forces act on a body at a single point, ये आपके पास F1, ये आपके पास F2, ये आपके पास F3, ये आपके पास F4। अगर आप इनके लाइंस को एक्सटेंड करें इस तरह, अगर आप इसके लाइन को एक्सटेंड करें, ये सिंगल पॉइंट पे ओवरलैप होंगे। सो इफ लाइन ऑफ एक्शन ओवरलैप एट अ सिंगल पॉइंट, देन द फोर्सेस आर नोन एज कंकरेंट फोर्सेस, या द फोर्सेस एक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, उसको बेसिकली हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मिनिमम कंकरेंट फोर्सेस कितने हैं, 2, मैक्सिमम कितने हैं, इनफाइनाइट, मैक्सिमम इनफाइनाइट आपके पास है। ठीक है, सेकंड आपके पास जो है कोलिनियर फोर्सेस और वेक्टर्स को कॉमन लीनियर लाइन, कॉमन लाइन। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं फोर्सेस एक्ट अलोंग सिंगल लाइन, फोर्सेस एक्ट अलोंग सिंगल लाइन, इसको हम कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। ये आपके पास F1, ये आपके पास F2। ठीक है, तो ये अगर आप इन फोर्सेस को देखें, सो द फोर्सेस लाई ऑन अ सिंगल लाइन, तो इसको हम कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। और याद रखिए, ऑल कोलिनियर फोर्सेस आर कंकरेंट, बट ऑल कंकरेंट फोर्सेस आर नॉट अ कोलिनियर। इस फिगर में देखिए ये फोर्सेस कंकरेंट है, कोलिनियर नहीं है।
ये कोलिनियर है और कंकरेंट भी है, तो ऑल कोलिनियर फोर्सेस आर कंकरेंट एज वेल, बट ऑल कंकरेंट फोर्सेस आर नॉट अ कोलिनियर. मिनिमम कोलिनियर फोर्सेस 2, मैक्सिमम कोलिनियर फोर्सेस इनफाइनाइट. थर्ड आपके पास जो है कोप्लेनर फोर्सेस, को कॉमन. ठीक है, तो मैं लिख लूंगा फोर्सेस लाई इन अ सिंगल प्लेन. फोर्सेस लाई इन अ सिंगल प्लेन. द फोर्सेस विल बी नोन एज कोप्लेनर फोर्सेस. अब ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, तो इसमें मैं जितनी भी फोर्सेस को ड्रा करूं वो सारे आपके पास कोप्लेनर फोर्सेस होंगे. ठीक है, तो कोप्लेनर कॉमन, प्लेन. मिनिमम कोप्लेनर फोर्सेस 2, मैक्सिमम इनफाइनाइट. को इनिशियल, तो को कॉमन, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फोर्सेस आर सेम, दे आर नोन एज को इनिशियल फोर्सेस. बट आपके फर्स्ट कंडीशन और सेकंड में, फर्स्ट कंडीशन में ज्यादातर यही इस्तेमाल होंगे. ठीक है, तो ये आपके पास जो है कुछ इंपोर्टेंट फोर्सेस या इंपोर्टेंट वेक्टर्स आप नॉर्मली किसी और वेक्टर के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, अब यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपको श्योरिटी देगा, ये आपको श्योरिटी देगा ऑफ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम. ये आपको ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का श्योरिटी देगा. मींस दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0. लीनियर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0. ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है. इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू अ नल वेक्टर, और इफ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ma आपके पास 0 होगा. किसी बॉडी का मास तो 0 नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा? 0 होगा. तो इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट. इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू अ नल वेक्टर और 0 वेक्टर, देन द बॉडी विल बी इन अ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम. बॉडी आपके पास जो है वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगा. अगर किसी बॉडी पे अपवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं और डाउनवर्ड भी लग रहे हैं, ठीक है, और अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड का सम बराबर हो, दे विल कैंसल. लॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्सेस लग रहे हैं, तो लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो फोर्सेस लग रहे हैं, लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस जो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर उसका सम सेम है, दे विल कैंसल. ठीक है, इस तरह लॉन्ग वाई एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव लॉन्ग वाई एक्सिस, they will cancel. Along positive z axis, negative z axis, they will cancel. ठीक है, और नेट फोर्स आपके पास क्या होगा? 0 होगा. So the body will be in a translatory equilibrium. ये मास है, यहां से आप F1 फोर्स इस पे लगा रहे हैं, ये आपके पास F2 फोर्स है. F1 is equal to minus F2, और अगर आप इसको देखें F1 plus F2 is equal to a null vector. ठीक है, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन जो होगा 0. तो अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो बॉडी आपके पास या तो रेस्ट में होगा, या बॉडी आपके पास जो है वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा. बॉडी आपके पास या तो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन करेगा. ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें. तो फर्स्ट कंडीशन आपको ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का गारंटी या श्योरिटी दे सकता है. गाड़ी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि इस पे जितनी भी फोर्सेस है वो तमाम कैंसिल कर रहे हैं या बैलेंस कर रहे हैं. नो नेट फोर्स, एक्सेलरेशन विल बी 0. द कार विल बी इन अ डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम. गाड़ी आपके पास डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में आपके पास होगा. ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है. तमाम फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं. ठीक है, तो बॉडी आपके पास ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक है, अब इसमें हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं. सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स. नंबर फर्स्ट, मिनिमम फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स. मिनिमम फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हिच कैन बैलेंस अ बॉडी, वो आपके पास होंगे 2. और वो 2 फोर्सेस आपके पास जो है दे मस्ट बी, जो 2 फोर्सेस होंगे दे मस्ट बी
कोलिनियर, वो आपके पास कोलिनियर होने चाहिए, कोप्लेनर भी होने चाहिए, और अगर कोलिनियर है तो कंकरेंट भी होंगे, कंकरेंट भी होंगे, ठीक है, और आपके पास एंटी पैरेलल भी होंगे. मिनिमम फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स which can keep body in equilibrium, या which can balance a body, which can balance a body or which can keep the body in equilibrium, वो आपके पास दो होंगे. And they must be collinear, they must be coplanar, they must be concurrent, ठीक है, and anti-parallel. ठीक है, ये आपके पास फिगर है. ये आपके पास F1, ये F2. तो F1 आपके पास है, दिस इज इक्वल टू माइनस F2. F1 प्लस F2 आपके पास है, दिस इज इक्वल टू अ नल वेक्टर या जीरो वेक्टर. ठीक है, तो देखिए ये कोलिनियर भी है, कोप्लेनर भी है, कंकरेंट भी है, ठीक है, और एंटी पैरेलल भी है. अगर इन चारों में एक कंडीशन भी ना हो तो ये कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते. ठीक है, मैक्सिमम फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स व्हिच कैन बैलेंस अ बॉडी, वो आपके पास इनफाइनाइट है. ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिख रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय एन. ये आपके पास, दिस इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फोर्सेस. एडजेसेंट फोर्सेस, ये एन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स. तो देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दो फोर्सेस है तो एन आपके पास 2 होगा. दो फोर्सेस है इक्वल मैग्नीट्यूड के, जो कि बॉडी को बैलेंस कर रहा है या बॉडी इक्विलिब्रियम में उन फोर्सेस, दो फोर्सेस की मौजूदगी में. तो 360 को आप 2 पे डिवाइड करें, 180 ऊपर फिगर में मौजूद है. अगर 3 फोर्सेस है इक्वल मैग्नीट्यूड के, अगर 3 फोर्सेस है इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो ये आपके पास बन जाएगा F1, ये आपके पास F2, ये आपके पास जो है दिस इज अ F3. ठीक है, और आपको अगर बताया गया है F1 इज इक्वल टू, F2 इज इक्वल टू, F3 इज इक्वल टू F. 3 फोर्सेस है इक्वल मैग्नीट्यूड के, और अगर वो बैलेंस कर रहे हैं, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फोर्सेस? ठीक है, तो देखिए, अगर 360 को आप 3 पे डिवाइड करें, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री. अगर 3 फोर्सेस है इक्वल मैग्नीट्यूड के और वो बॉडी को बैलेंस कर रहा है, तो किसी भी दो एडजेसेंट फोर्सेस के दरमियान 120 डिग्री एंगल होगा. अगर किसी भी दो एडजेसेंट फोर्सेस के दरमियान 120 डिग्री एंगल ना हो, तो वो 3 फोर्सेस जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, वो कभी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में नहीं रख सकता. ठीक है, तो ये आपके पास 120, 120 और 120. और अगर इसका फिगर बना लें, ये आपके पास F1, ये आपके पास F2, ठीक है, और ये आपके पास जो है दिस इज अ F3. तो देखिए, अगर आप हेड टू टेल रूल से इन फोर्सेस को मिला लें, अगर आप हेड टू टेल रूल से इन फोर्सेस को मिला लें, तो ये आपके पास क्लोज्ड पाथ बना लेता है. फॉर एग्जांपल, आप यहां से शुरू हो गए और यहां पर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ 0. तो अगर 3 फोर्सेस है और वो इक्वल मैग्नीट्यूड में है, ठीक है, और बॉडी को वो बैलेंस कर रहे हैं, अगर उसको आप हेड टू टेल रूल से मिला लें, तो वो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल को बनाएगा. वो इक्विलेटरल ट्राइंगल को बनाएगा. 3 फोर्सेस है, किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, और जब उन फोर्सेस को मैं हेड टू टेल रूल से मिला लूं, तो मेरे पास ट्राइंगल बन जाता है ऑफ ईच एंगल 60 डिग्री, ऑफ ईच एंगल 60 डिग्री. देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दैट बॉडी, या नेट फोर्स? तो 0 होगा, और बॉडी आपके पास है वो इक्विलिब्रियम में होगा. अगर 4 फोर्सेस हो ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हिच कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, तो 360 by 4 90 और मैग्नीट्यूड में भी बराबर है. ठीक है, तो अगर आपके पास 4 फोर्सेस है, ये आपके पास F1, ये आपके पास F2,
ये आपके पास F3, ये आपके पास F4। ठीक है, तो अगर आप इसको हेड टू टेल रूल से मिला लें तो ये स्क्वायर बनाएगा, क्लोज्ड पाथ स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स आपके पास क्या होगा? 0 होगा। ये बात याद रखिए। तो देखिए, आप अगर किसी बॉडी पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, अगर किसी बॉडी पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और उन फोर्सेस को आपने हेड टू टेल रूल से मिला लिया और वो एक क्लोज्ड पाथ बना ले, क्लोज्ड पाथ हेड टू टेल रूल से, तो उन फोर्सेस का रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा? 0 होगा। उन फोर्सेस का रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर क्लोज्ड पाथ ना बनाए तो फिर वो फोर्सेस बैलेंस नहीं कर सकते, नेट फोर्स 0 नहीं होगा। ये बात जहन में बैठा दें। ठीक है, ये क्लोज्ड पाथ, अगर आप इसको हेड टू टेल रूल से मिला रहे तो ये क्लोज्ड पाथ स्क्वायर बनाएगा, रिजल्टेंट विल बी 0। ठीक है, अच्छा, अब ये मैं 4th पॉइंट लिख रहा हूं। ये आपके पास मिनिमम फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स व्हिच कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वो आपके पास कितने होंगे? वो आपके पास 3 होंगे, 3, एंड दे मस्ट बी कंकरेंट। वो आपके पास कंकरेंट होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए। ठीक है, कंकरेंट होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए और नॉन कोलिनियर आपके पास होने चाहिए। मिनिमम फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स व्हिच कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, वो आपके पास 3 होंगे। अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले फोर्सेस वो 3 होंगे और वो तीनों फोर्सेस दे मस्ट बी कंकरेंट, कोप्लेनर एंड नॉन कोलिनियर। 5th, maximum forces of unequal magnitude which can balance a body, वो आपके पास इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, 6th नंबर पॉइंट आपके पास जो है, if single force equal in magnitude to the resultant but opposite in direction, apply can keep body in equilibrium. If single force equal in magnitude to the resultant but opposite in direction, apply can keep body in a equilibrium. अगर आपसे कोई पूछे कि एक बॉडी है, उस पे 3 फोर्सेस लग रहे, 4 फोर्सेस लग रहे, 5 फोर्सेस लग रहे, 2 फोर्सेस लग रहे, 10 फोर्सेस लग रहे, लेकिन उसका रिजल्टेंट 10 न्यूटन ईस्ट हो, उसका तमाम फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं, उसका रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन ईस्ट हो, तो मैं उस बॉडी पे कितना फोर्स लगा लूं और किस डायरेक्शन में, सो दैट द बॉडी अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो बाकी फोर्सेस को गोली मारे, रिजल्टेंट को देखिए। अगर रिजल्टेंट 10 न्यूटन ईस्ट है तो 10 न्यूटन वेस्ट फोर्स लगा रहे, अब बॉडी को इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। बाकी किसी भी डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लगा ले, आप कभी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में नहीं रख सकते। ठीक है, इफ सिंगल फोर्स equal in magnitude to the resultant but opposite in direction, apply can keep body in a equilibrium. ठीक है, ये आपके पास 6th पॉइंट बन गया, ये आपके पास 7th पॉइंट बन गया। ठीक है, वो आपके पास क्या होगा? When n forces act on a body and body is in equilibrium, when n forces act on a body and body is in equilibrium and one force remove, एक फोर्स को हमने रिमूव कर लिया है, ठीक है, then the resultant unbalanced force act then the resultant unbalanced force act will be equal in magnitude but opposite in direction. But opposite in direction to the force
which we remove. ये जो 6th नंबर पॉइंट और 7 एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें हमने कहा है अगर आप रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स आप लगा लें तो हम बॉडी को इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। और ये 7 पॉइंट आपको ये बता रहे हैं कि अगर n फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम में है और हमने एक फोर्स को हटा दिया तो फिर उस बॉडी पे जो नेट अनबैलेंस फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड में उस फोर्स के बराबर होगा जिसको हमने रिमूव किया है, लेकिन डायरेक्शन में आपके पास अपोजिट होगा। अब मैं इसको ये 4th, 6th और 7th पॉइंट ये मैं डायग्राम से डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, ये मैं डायग्राम से डिस्कस करवा रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें। ठीक है, ये आपके पास बॉडी है मास m, मैं इस साइड पे फोर्स F1 लगा रहा हूं which is 4 न्यूटन ईस्ट। ये आपके पास F2 है, F2 फोर्स which is 3 न्यूटन नॉर्थ। ये आपके पास 3 न्यूटन नॉर्थ है और दोनों आप देख ले तो मैग्नीट्यूड में भी बराबर नहीं है और डायरेक्शन में भी नहीं है। तो मैं अगर इसका रिजल्टेंट फोर्स मालूम करूं, ये आपके पास F2, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है। और देखिए F2 आपके पास 3 न्यूटन नॉर्थ, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, तो ये आपके पास 5 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स होगा। ये आपके पास क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो मैंने क्या बताया, देखिए मैंने क्या बताया है, ये वाला पॉइंट 6 नंबर पॉइंट, ये रिजल्टेंट है। तो अगर हम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स लगा लें, 5 न्यूटन नॉर्थ को आप क्या करें, साउथ करें और ईस्ट को आप वेस्ट करें, तो अगर हम ये फोर्स लगा लें, ठीक है, तो बॉडी आपके पास होगा वो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब इन 3 फोर्सेस की मौजूदगी में बॉडी देख ले, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। 6th पॉइंट आपको ये बता रहे हैं कि अगर रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स आप लगा ले तो आप बॉडी को इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, अदरवाइज आप बॉडी को इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते। तो ये 6th नंबर पॉइंट आपके पास होगी, अब बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और आप 4th नंबर पॉइंट पे देख लें, द मिनिमम फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड व्हिच कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, वो 3 है, 1 2 3। और देखिए तीनों कंकरेंट भी है, कोप्लेनर भी है और नॉन कोलिनियर भी है। तो 4th पॉइंट भी आपके पास हो गया, द मिनिमम फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड 3। 6ठा पॉइंट भी हो गया, रिजल्टेंट के अपोजिट और मैग्नीट्यूड में बराबर फोर्स, तो बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। और जो लास्ट पॉइंट है आपके पास, अगर n फोर्सेस, n 2 3 4 10 कितने भी हो सकते हैं, अगर ये फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आप एक फोर्स को हटा दें, तो फिर जिस फोर्स को आपने हटा दिया है, अनबैलेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड उसी फोर्स के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन में आपके पास अपोजिट होगा। अब इन 3 फोर्सेस की मौजूदगी में बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये कंकरेंट भी है, नॉन कोलिनियर भी है और कोप्लेनर भी है। और याद रखिए एक चीज कि हम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट जो फोर्स लगाएंगे वो कोप्लेनर होना चाहिए। अगर आप रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर फोर्स लगा लें और वो कोप्लेनर ना हो उस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स के, तो कभी भी वो बॉडी को बैलेंस नहीं कर सकता। अच्छा, अब इन 3 फोर्सेस के मौजूदगी में बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो इस लास्ट पॉइंट को देखें, अगर मैं इस फोर्स को हटा दूं तो अब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब इस पे नेट फोर्स कितना होगा, 4 न्यूटन ईस्ट को हमने हटा दिया, तो रिजल्टेंट फोर्स इस मास पे 4 न्यूटन वेस्ट होगा, 4 न्यूटन वेस्ट होगा। अगर आप इसको हटा दें, अगर आप इसको हटा दें, बॉडी तो इक्विलिब्रियम में था, मैंने एक फोर्स को हटा दिया, 3 न्यूटन नॉर्थ को मैंने हटा दिया, तो अब इस पे नेट अनबैलेंस फोर्स 3 न्यूटन साउथ होगा। अगर आप इसको हटा दें, ठीक है, आप अगर इसको हटा दें, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट होगा। तो ये आपके पास लास्ट पॉइंट की बात हो गई। ठीक है, आपके बुक में भी शॉर्ट क्वेश्चन से ये MCQs है।
ठीक है, तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन थे इन अ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज थे। मैं अगर एक एमसीक्यू इस तरह बना, व्हिच पेयर ऑफ फोर्सेस कैन कीप बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, आपके पास ए ऑप्शन जो है 1 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, बी ऑप्शन आपके पास 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 6 न्यूटन, सी ऑप्शन आपके पास जो है 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 12 न्यूटन, ठीक है, और बल्कि मैं इसको 0 न्यूटन लिख लेता हूं, या इसमें मैं इस तरह कर लेता हूं, ये 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, मैं इसको 1 न्यूटन लिख लेता हूं। डी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज 7 न्यूटन, 4 न्यूटन और 9 न्यूटन। तो आप मुझे बताएं कौन से पेयर ऑफ फोर्सेस बॉडी को बैलेंस रख सकता है या इक्विलिब्रियम में रख सकता है। तो इसका आसान तरीका है, आप इन दोनों फोर्सेस को ऐड करें, 1 + 3 4, मैक्सिमम पॉसिबल सम ये दोनों आपको 4 दे सकता है, 5 ये आपको नहीं दे सकता, ठीक है, 4 से ज्यादा आपको नहीं दे सकता। तो ये तो 5 है, 4 से ज्यादा है, तो ये 3 फोर्सेस की मौजूदगी में बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। 2 + 3 5, मैक्सिमम ये हमें 5 दे सकता है, लेकिन ये तो 6 यहां पर तीसरा फोर्स है, ये कभी भी बैलेंस नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप इसको देखें 4 + 6 10, 10 से कम है, 6 - 4 2, मिनिमम से कम है, तो ये कभी भी बैलेंस नहीं कर सकता। 7 + 4 11, 7 - 4 3, तो ये 9 मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान है, ये 9 इसके मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान है, तो ये 3 फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं, ये 3 फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ए बी सी ऑप्शन आपके पास ये कभी भी बैलेंस नहीं कर सकते। तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास आ गया, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में जितनी भी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स थे वो मैंने आपको सिखा दिए, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एमसीक्यूज में, ठीक है। अच्छा, टार्क, टार्क आपके पास जो होते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंटम एंड फोर्स, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लू RF sin थीटा, याद रखिए कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टार्क को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है कन्वेंशनली, और क्लॉकवाइज टार्क को कन्वेंशनली नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। R×F आपको एंटी क्लॉकवाइज टार्क देता है, F×R आपको क्लॉकवाइज टार्क देता है, RF sin थीटा आपको टार्क का मैग्नीट्यूड देता है। RF और थीटा में किसी भी एक को अगर आप बढ़ा दें तो टार्क बढ़ जाएगा, ठीक है। जो दरवाजे हैं उसके हैंडल्स बिल्कुल एंड पे लगाए जाते, क्यों? ताकि मोमेंट आर्म ज्यादा और कम फोर्स लगाकर आप इसको ओपन कर सके या क्लोज कर सके। टार्क इज इक्वल टू I∝, इसको हम कहते हैं दिस इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ अ फोर्स, दिस इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, ठीक है। और अल्फा आपके पास क्या है? दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो याद रखें एंगुलर एक्सेलरेशन का जो कास होता है वो टार्क होता है, और लीनियर एक्सेलरेशन का जो कास होता है वो फोर्स होता है। तो देखिए टार्क एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है रोटेशनल डायनामिक्स में, और ट्रांसलेटरी मोशन में या लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन का जो कास आपके पास होते है वो फोर्स होता है। तो वो काम जो फोर्स करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन में, रोटेशनल मोशन में वही काम एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना वो टार्क करता है, इसलिए हम टार्क को रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स कहते हैं, ठीक है। इफ टार्क इज इक्वल टू 0, अल्फा विल बी इक्वल टू 0। अगर टार्क नॉन जीरो हो, अल्फा विल बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और टार्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। याद रखें R×, इसके लिए हम मोमेंट ऑफ वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो टार्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, R× के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स है तो फोर्स। अगर आप एंगुलर मोमेंटम को देखें R×P, तो R× के साथ P है, तो एंगुलर मोमेंटम को हम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। तो जहां पर आप R× देख लें उसको मोमेंट ऑफ कहते हैं,
ठीक है, अगर R क्रॉस F है तो मोमेंट ऑफ फोर्स, अगर R क्रॉस P है तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये याद रखिए। तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम में इंपोर्टेंट डिस्कशन आपके पास बन गया। ठीक है, तो ये टार्क में आपके पास इंपोर्टेंट डिस्कशन थे। अच्छा, अब यहां पर हम ले रहे कपल फोर्सेस। कपल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं विच कैन कीप बॉडी इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम बट नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कपल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं which can keep the body in translatory equilibrium but not in a rotatory equilibrium. Couple forces non-collinear, coplanar, ठीक है, non-concurrent, anti-parallel और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये कपल फोर्सेस की प्रॉपर्टीज में एक भी मिसिंग हो तो फिर फोर्सेस को हम कपल फोर्सेस नहीं कहते हैं। कपल फोर्सेस आर नॉन कोलिनियर, कोप्लेनर, नॉन कंकरेंट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और एंटी पैरेलल। ये आपके पास कपल फोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है, ये अगर आपके पास एक रॉड है, ठीक है, और इसके इस एंड पे फोर्स लग रहा है F1 और दूसरे एंड पे फोर्स लग रहा है F2, तो आप इसको देखिए, F1 आपके पास माइनस F2 के बराबर है, तो ये नॉन कोलिनियर भी है, इक्वल मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, अगर आप इसको सम करें इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बॉडी आपके पास है वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन लूं, अगर मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन लो, ये आपके पास मोमेंट आर्म होगा R1 L/2, ठीक है, और ये आपके पास मोमेंट आर्म होगा R2, ये भी L/2 है। अगर बिल्कुल एंड्स पे फोर्सेस लग रहे हैं। आप अगर इस F1 को देखें, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में टार्क को प्रोड्यूस करेगा, और जो F2 है ये भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में टार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आप F1 के टार्क को देखें और आप F2 के टार्क को देखें, तो इनका टार्क आपके पास सेम है। अगर इनका टार्क आपके पास सेम है तो फिर नेट टार्क आपके पास नॉन जीरो होगा। अब अगर मैं नेट टार्क को मालूम करूं तो दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टार्क T1 एंड T2, और अगर आप इसको सम करें, ये आपके पास LF आएगा। ठीक है, L लेंथ ऑफ रॉड, अगर आप इसको सॉल्व करें तो L/2 F1 प्लस L/2 F2, और F1 F2 बराबर है F। ठीक है, तो ये आपके पास है LF, और इस L को हम कहते हैं, दिस L इज नोन एज कपल आर्म, और इस फोर्स को हम कहते हैं, दिस इज कपल फोर्स। ठीक है, तो कपल फोर्स को और कपल आर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टार्क बाय कपल फोर्सेस आ जाएंगे। टार्क बाय कपल फोर्सेस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखें। तो टार्क आपके पास जो है, द प्रोडक्ट ऑफ द कपल आर्म एंड फोर्स इज नोन एज द नेट टार्क प्रोड्यूसेस बाय द कपल फोर्सेस। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको कहा कि जो नेट टार्क कपल फोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं वो कपल आर्म और कपल फोर्स का प्रोडक्ट होता है। तो देखिए, यहां से आप देख सकते हैं कि आपके पास स्टार जो है इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो अल्फा बी आपके पास नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। नेट टार्क 0 नहीं होगा तो अल्फा बी 0 नहीं होगा। तो मैंने डिफिनीशन में लिखा है कि कपल फोर्सेस वो बॉडी को ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में रख सकता है, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में इसको नहीं रख सकता। ठीक है, इसको बेसिकली हम कहते हैं कपल फोर्सेस। ठीक है, और कपल आर्म आपके पास जो है, कपल आर्म का मतलब होता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
couple forces. The perpendicular distance between couple forces, इसको हम couple arm कहते हैं. ठीक है, तो मैं अगर जनरली लिख लो तो T is equal to LF, where L is the couple arm. तो अगर आपको couple arm, अगर मैं लेंथ ऑफ रॉड आपको दो फोर्स एंड्स पे लग रहे हैं और couple force, तो टार्क आप इससे मालूम कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने डिफिनीशन में लिखा था कि which can keep the body in translatory equilibrium but not in a rotatory equilibrium. ठीक है, अगर मैं एक MCQ बना लूं कि couple forces each of 10 Newton act couple forces each of 10 Newton act on a rod of a 10 meter length. One force at 2 meter from one end and another at 1 meter from other end, then torque produces will be dash. तो देखिए आपके पास couple forces each of magnitude 10 न्यूटन, लेंथ ऑफ रॉड क्या है 10 मीटर, एक 2 मीटर फ्रॉम वन एंड और दूसरा 1 मीटर फ्रॉम अदर एंड. ठीक है, तो फिर आपके पास स्टार क्या होगा, मैं ए ऑप्शन लिख लेता हूं 100 न्यूटन मीटर. ठीक है, मैं दूसरा लिख लेता हूं 70 न्यूटन मीटर, सी में लिख लेता हूं 30 न्यूटन मीटर और डी ऑप्शन आपके पास 0 न्यूटन मीटर. तो एक बात आप लोग याद रखिए, अगर फोर्सेस एंड पे नहीं लग रहा है, एक एंड से 1 मीटर डिस्टेंस पे लग रहा है और दूसरा आपके पास जो है वो दूसरे एंड से 2 मीटर पे लग रहा है, तो आप देखिए क्या ले लेंगे, एक फोर्स 2 मीटर पे लग रहा है, ये 2 मीटर फ्रॉम वन एंड और दूसरा ये आपके पास F1. ठीक है, F2 आपके पास ये 1 मीटर पे लग रहा है. ठीक है, ये 1 मीटर फ्रॉम अदर एंड पे लग रहा है. तो देखिए अब आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है, दिस इज द कपल आर्म. तो पूरा लेंथ कितना है, पूरा लेंथ कितना है 10 मीटर है. 2 मीटर को निकाल ले, 10 - 2 8 मीटर, दूसरे से 1 मीटर निकाल ले, फिर 1 मीटर निकाले 8 मीटर से तो 7 मीटर. तो ये आपके पास 7 मीटर आ जाएगा, which is basically the couple arm. ठीक है, तो 7 मीटर इज द कपल आर्म बिटवीन द कपल फोर्सेस. याद रखिए जो डिस्टेंसेस एंड से गिवन है तो वो आपने पूरे लेंथ से सब्ट्रैक्ट करने होंगे. अगर एंड से डिस्टेंसेस गिवन है तो वो आपने पूरे लेंथ से सब्ट्रैक्ट करने होंगे. तो 2 + 1 3, 10 से 3 मीटर सब्ट्रैक्ट करें तो 7 मीटर आपके पास आ जाएगा लेंथ ऑफ रॉड. ठीक है, तो फिर आप 7 को 10 न्यूटन के साथ मल्टीप्लाई करें तो 70 न्यूटन मीटर आपके पास आंसर आ जाए. अगर मैं ये कह दूं कि एक फोर्स एक एंड से 2 मीटर पे लग रहा है और दूसरा फोर्स वो 3 मीटर दूसरे एंड से लग रहा है, तो 2 + 3 5, 10 से 5 मीटर निकाले तो 5 मीटर आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल फोर्सेस आ जाएंगे. तो 70 न्यूटन मीटर आपके पास इसका आंसर है, जो क्वेश्चन यहां पर मैंने लिख लिया है. अच्छा, एक बात याद रखें, जो स्टीयरिंग व्हील होते हैं, स्टीयरिंग व्हील ये इसका डायमीटर होता है. एक फोर्स F1 यहां पर लग रहा है, दूसरा फोर्स F2 यहां पर लग रहा है. अगर मैं कह दूं F1 is equal to -F2, F1 is equal to -F2, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस कपल फोर्सेस है. ठीक है, और इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो डायमीटर है वो कपल आर्म होगा. सो डायमीटर ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील will be the couple arm for the couple forces. ठीक है, अगर फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर ना हो तो फिर भी आपके पास फोर्सेस कपल फोर्सेस नहीं होंगे. ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए. तो ये आपके पास जो है डिस्कशन है कपल फोर्सेस में. अगर आप देखें, आपने एक चेयर देखा होगा जिसके लेग्स जो है वो इस तरह होता है,
सेमी सर्कुलर लेग्स होते हैं। अगर इसको आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करें तो वो टॉपल करते हैं इस तरह, इट इज टॉपलिंग। अगर ये टॉपल करता है, किस फोर्सेस की वजह से टॉपल करता है? तो नॉर्मल फोर्स और वेट जो होता है वो कपल फोर्सेस का काम करता है, और वही कपल फोर्सेस बेसिकली इस चेयर को टॉपल करवाता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए। तो कपल फोर्सेस में ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं लिख लो F1 इज नॉट इक्वल टू F2, तो फिर टार्क आपके पास R1 F1 प्लस R2 F2। अगर ये फोर्सेस बराबर ना हो, कपल फोर्सेस ना हो, तो फिर टार्क इस तरीके से आप मालूम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि बॉडी आपके पास कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, अगर मैं लिख लो A इज इक्वल टू 0, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, इसको हम ओनली ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर A नॉन जीरो हो, अल्फा आपके पास 0 हो, इसको हम ओनली रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर A भी 0 हो और अल्फा भी 0 हो, इसको हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अगर A 0 हो, लीनियर एक्सेलरेशन 0 हो, एंगुलर एक्सेलरेशन नॉन जीरो, तो ओनली ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अगर लीनियर एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, अल्फा 0 हो, तो ओनली रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों 0 हो, तो हम कहते हैं द बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। बॉडी आपके पास कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो जरूरी नहीं कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो इसलिए फिर सेकंड कंडीशन की जरूरत आपके पास आ जाती है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपको श्योरिटी देता है ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मींस अल्फा इज इक्वल टू 0। ये आपको रोटेशन इक्विलिब्रियम का श्योरिटी देता है। ठीक है, ये आपको ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का श्योरिटी नहीं दे सकता। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसको हम इस तरह कहते हैं, इफ द वेक्टर सम of all the torques acting on a body is equal to a null vector or zero vector, then the body will be in a rotational equilibrium. ठीक है, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, or the sum of anti-clockwise torque is equal to the sum of clockwise torque. ठीक है, तो फिर आपके पास जो नेट टॉर्क होगा वो 0 होगा, I अल्फा आपके पास 0 होगा, I will be not equal to 0, तो अल्फा आपके पास क्या बन जाएगा? 0। So it means second condition of equilibrium आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम का श्योरिटी देता है। If there is no net torque, there will be no angular acceleration. If the sum of anti-clockwise torque is equal to the sum of clockwise torque, then the body will be in a rotational equilibrium. ठीक है, vector sum of all the torques acting on a body is equal to a null vector, फिर भी आपके पास बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर आप इसको ले, ये आपके पास एक रॉड है, ठीक है, और मैं इसको सेंटर से सपोर्ट भी दे रहा हूं, ये F1 फोर्स है, ये आपके पास F2 फोर्स है। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास F1 फोर्स, तो मैं लिख लूंगा दिस इज द मोमेंट आर्म R1, ये आपके पास मोमेंट आर्म है R2। अब इस F1 को देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर आप F2 को देखें, ये आपके पास क्लॉकवाइज में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये टॉर्क T1 और टॉर्क T2 बराबर हो, तो इसका मतलब आपके पास होगा R1 F1 इज इक्वल टू R2 F2। ठीक है, RF का प्रोडक्ट आपके पास जो है, इट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और अगर RF का प्रोडक्ट आपके पास कांस्टेंट है, इट मींस F विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और अगर F आपके पास R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं रेशियोज को बना सकता हूं, F1 डिवाइड बाय F2 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन अ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट आर्म। इसका मतलब यह है कि अगर मैं लिख लो इफ R1 इज इक्वल टू R2, मींस मोमेंट आर्म बराबर हो,
तो F1 F2 के बराबर होगा, या अगर आपको फोर्स के बजाय कहा ये कि वेट हमने पुट किया W1 W2, तो W1 W2 बराबर होगा। और अगर आपको बताया गया कि हमने मासेस पुट किया है तो M1 और M2 आपके पास जो है वो बराबर होगा। इफ R1 इज ग्रेटर देन R2, अगर R1 R2 से ग्रेटर है तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, F1 F2 से कम होगा। अगर वेट की बात हो रही है W1 W2 से कम होगा, अगर मास की बात हो रही है तो M1 M2 से कम होगा। कितना कम होगा? अगर आप एक साइड पे मोमेंट आर्म को डबल कह रहे हैं, अगर मैं यहां पर लू कि ये आपके पास फोर्स F2 यहां पर लग रहा है, तो देखिए ये R2 आपके पास, अगर मैं लिख लू लेट R2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ R1, तो फिर F2 आपके पास 2 टाइम्स ऑफ F1 होगा। अगर मोमेंट आर्म हाफ, द फोर्स विल बी डबल। अगर मोमेंट आर्म को आप 4 टाइम डिक्रीज करें, फोर्स विल बी 4 टाइम इंक्रीज। अगर मोमेंट आर्म को आप 10 टाइम डिक्रीज करें, फोर्स विल बी 10 टाइम इंक्रीज। फिर आपके पास ये रॉड बैलेंस होगा, अदरवाइज ये रॉड बैलेंस नहीं होगा। तो सारा कमाल किसी भी किस्म के एमसीक्यू इस सेकंड कंडीशन में बनाया जाए तो सारा कमाल F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R में है। ठीक है, कि जहां पर मोमेंट आर्म को आप बढ़ाएंगे वहां पर फोर्स या वेट या मास को आपने कम करना होगा। ठीक है, ये आपके पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिए, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में जब एमसीक्यूज को बनाया जाता है तो उसमें एक बात की जाती है कि द रॉड इज यूनिफॉर्म। तो जब भी आपको बताया जाए कि द रॉड इज यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब ये होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा। और अगर रॉड यूनिफॉर्म ना हो तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बात, अक्सर अगर एमसीक्यू में आपको यह बताया जाए यूनिफॉर्म मीटर रॉड, तो इसका मतलब होगा ये रूलर है यूनिफॉर्म और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बिल्कुल मिड पे होगा 50 सेंटीमीटर पे, क्योंकि हम रॉड का जो लेंथ है वो हम 100 सेंटीमीटर लेंगे। रॉड का जो लेंथ होगा वो हम 100 सेंटीमीटर लेंगे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 सेंटीमीटर पे होगा अगर मीटर रॉड यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो मैं अगर कुछ मॉडल एमसीक्यूज बना लूं, यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज बैलेंस्ड या सपोर्टेड एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे इसको बैलेंस किया गया है। 100 ग्राम मास पुट एट 40 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, 100 ग्राम मास को 40 सेंटीमीटर मार्क पे पुट किया गया है। देन एट व्हाट पॉइंट 200 ग्राम मास पुट so that rod is balanced। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख लेता हूं, 45 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आपके पास 55 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। ठीक है, देन एट व्हाट पॉइंट 200 ग्राम पुट so that the rod is balanced। मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया। अगर मैं इसको चेंज करूं तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं, देन मोमेंट आर्म ऑफ 200 ग्राम मास एट अदर साइड विल बी डैश इफ रॉड इज बैलेंस्ड। अगर रॉड बैलेंस्ड हो तो फिर मोमेंट आर्म क्या होगा दूसरी साइड पे। ठीक है, मैं तीसरा क्वेश्चन जहां पर मैंने ये ब्रैकेट लगाया हुआ है, ये वाला, ये ब्रैकेट जहां पर मैंने लगाया, तो यहां से मैं क्वेश्चन चेंज करूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस आपके पास जो है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन आपके पास 15 सेंटीमीटर। ये इसके लिए ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता हूं, थर्ड क्वेश्चन में मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं, at what distance from other end
we put 200 gram mass so that rod is balanced. ठीक है, दूसरे एंड से मैं कितने डिस्टेंस पे जो है मास को रख लूं so that the rod is a balanced. तो 45 सेंटीमीटर पे, बी ऑप्शन 40 सेंटीमीटर पे, सी ऑप्शन आपके पास 50 सेंटीमीटर पे और डी ऑप्शन 55 सेंटीमीटर पे. ठीक है, तो ये आपके पास 3 क्वेश्चंस हो गए. तो आप याद रखिए इस किस्म के एमसीक्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपने रॉड को कहां पर बैलेंस किया हुआ है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आपने रॉड को कहां पर बैलेंस किया हुआ है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है. तो देखिए आपने मीटर रॉड को मिड पॉइंट पे बैलेंस किया हुआ है और मिड पॉइंट मीटर रूलर का क्या होता है 50 सेंटीमीटर. ठीक है, यहां से 0 सेंटीमीटर और यहां पर आपके पास जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है. यहां पर 0 सेंटीमीटर, यहां पर आपके पास 100 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, अच्छा अब हमने 100 ग्राम मास को पुट किया हुआ है 40 सेंटीमीटर मार्क पे. तो यहां पर आपके पास क्या होगा 40 सेंटीमीटर मार्क्स पॉइंट पे आपने पुट किया है 100 ग्राम मास. तो आप थोड़ा सा देख ले 50 और 40 के दरमियान कितना डिस्टेंस है, आप इसको देख ले. 50 माइनस 40 10 सेंटीमीटर. So 10 centimeter is the moment arm of 100 gram mass. ठीक है, तो अगर 100 ग्राम मास का मोमेंट आर्म 10 सेंटीमीटर है तो 200 ग्राम की दूसरे साइड पे मोमेंट आर्म क्या होगा. सो देखिए 200 ग्राम मास 100 का डबल है. If the mass is double, the moment arm will be half. तो 10 का हाफ क्या है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, यहां पर आपके पास क्या होगा 5 सेंटीमीटर पे आप 200 ग्राम मास को रख ले तो रॉड आपके पास बैलेंस होगा. तो 50 के साथ अगर आप 5 8 करें तो 55 सेंटीमीटर. तो देखिए अगर आप 55 सेंटीमीटर पे 200 ग्राम मास को पुट करें सो रॉड विल बी बैलेंस. ठीक है, अच्छा अब देखिए मोमेंट आर्म क्या है आपके पास 200 ग्राम का 5 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. ठीक है, अच्छा दूसरे एंड से डिस्टेंस क्या है तो आप इसको देखिए दूसरे एंड से डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर है. तो इसमें आंसर आपके पास 45 सेंटीमीटर. तीनों के आंसर्स आपको मिल गए हैं. ठीक है, 100 ग्राम का मोमेंट आर्म 10 सेंटीमीटर, 50 और 40 के दरमियान मोमेंट डिस्टेंस 10, तो ये 100 ग्राम का मोमेंट आर्म होगा. तो 200 ग्राम का मोमेंट आर्म दूसरे साइड पे 5 सेंटीमीटर होगा. और अगर आप 50 के साथ 5 को ऐड करें तो 55 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए हैं. अब अगर मैं इस तरह लिख लूं एमसीक्यू, uniform meter rod is supported at 40 सेंटीमीटर मार्क. 40 सेंटीमीटर मार्क पे यूनिफॉर्म मीटर रॉड को बैलेंस किया गया है. ठीक है, when 20 न्यूटन weight, when 20 न्यूटन weight is put at, when 20 Newton weight is put at 35 centimeter rod balance, then weight of rod will be dash. weight of rod आपके पास जो है वो क्या होगा. ठीक है, तो देखिए ए ऑप्शन आपके पास 20 न्यूटन, बी ऑप्शन आपके पास 10 न्यूटन, सी ऑप्शन आपके पास 5 न्यूटन और डी ऑप्शन आपके पास जो है इट इज 40 न्यूटन. ये आपके पास ऑप्शन है. तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ये होता है कि रॉड को कहां पर बैलेंस किया गया है, कहां पर सपोर्ट दिया गया है. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. तो आप अगर देखें तो आपको बताया गया है कि रॉड यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज सपोर्टेड एट 40 सेंटीमीटर मार्क. रॉड को 40 सेंटीमीटर मार्क पे सपोर्ट किया गया है. ठीक है, और यूनिफॉर्म मीटर रॉड है तो 50 सेंटीमीटर पे आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा. ठीक है, वेट ऑफ रॉड सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा. अच्छा 35 सेंटीमीटर पे यहां से 0 सेंटीमीटर यहां तक 100 सेंटीमीटर.
ठीक है, 35 सेंटीमीटर पे 20 न्यूटन वेट को रखा गया है। ठीक है, 35 सेंटीमीटर पे 20 न्यूटन वेट को रखा गया है। तो आप अगर 40 और 35 के दरमियान अगर आप इस लेंथ को मालूम करें तो ये 5 सेंटीमीटर है। 40 और 35 5 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर इज द मोमेंट आर्म फॉर 20 न्यूटन वेट। ठीक है, अब ये देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 पे है, सपोर्ट 40 पे है, तो 50 और 40 के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो देखिए वेट ऑफ रॉड का मोमेंट आर्म 10 सेंटीमीटर है, जो कि 5 सेंटीमीटर का डबल है। अगर मोमेंट आर्म डबल है तो वेट ऑफ रॉड विल बी हाफ, तो 10 न्यूटन आपके पास वेट ऑफ रॉड होगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अगर मैं कह दूं 35 सेंटीमीटर पे मैंने 100 ग्राम मास को रख लिया, व्हाट विल बी द मास ऑफ मीटर रॉड? तो अगर मोमेंट आर्म डबल है तो आपके पास मास हाफ होगा, तो 100 ग्राम का मास हाफ, वो 50 ग्राम आपके पास आंसर होगा। सो दीज आर सम मॉडल एमसीक्यू। ठीक है, मैं अगर इस तरह लिख लो, लेट सपोज ये आपके पास कैपिटल एम है, दरमियान से हमने इसको सपोर्ट दिया है। ठीक है, ये आपके पास जो है ये आपके पास स्मॉल एम है, कैपिटल एम, ये आपके पास स्मॉल एम। अगर मैं लिख लो कैपिटल एम आपके पास जो है दिस इज 40 kg, तो स्मॉल एम आपके पास क्या होगा? इफ दिस इज बैलेंस, अगर ये आपके पास बैलेंस होगा तो स्मॉल मास क्या होगा? तो अगर आप देखें ये बिल्कुल सेंटर पे, अगर आप यहां पर देखें बिल्कुल सेंटर पे है, तो इसका मतलब मोमेंट आर्म इक्वल, तो ये मास और इन दोनों का सम वो आपके पास सेम होगा। तो अगर ये 40 है तो मास स्मॉल एम आपके पास, मैं ऑप्शंस लिख लेता हूं, 40 kg, बी ऑप्शन 20 kg, सी ऑप्शन 10 kg और डी ऑप्शन आपके पास 5 kg। तो देखिए इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि मोमेंट आर्म बराबर है। ठीक है, तो आपके पास 20 + 20 ये आपके पास 40, तो स्मॉल बॉडी का मास आपके पास होगा वो 20 किलोग्राम होगा। ठीक है, मैं एक लास्ट एमसीक्यू करता हूं। नॉन यूनिफॉर्म मीटर रॉड, नॉन यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज सपोर्टेड एट 35 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, इफ if 100 न्यूटन, बल्कि 100 के बजाय मैं लिख लूंगा 40 न्यूटन वेट पुट एट 25 सेंटीमीटर मार्क, 25 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, रॉड बैलेंस, व्हेन वेट ऑफ रॉड is also 40 Newton. When weight of rod is also 40 Newton, then center of gravity will lie at dash point. Center of gravity किस पॉइंट पे लाई करेगा? ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट पे लाई करेगा? नॉन यूनिफॉर्म मीटर रॉड का। ठीक है, तो देखिए कहां पर सपोर्ट किया गया? 35 पे इसको सपोर्ट दिया गया है और 40 न्यूटन वेट को 25 सेंटीमीटर पे रखा गया है। तो 35 और 25 के दरमियान लेंथ कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। तो 40 न्यूटन का मोमेंट आर्म 10 सेंटीमीटर है, तो अगर रॉड का वेट 40 न्यूटन है तो इसका मोमेंट आर्म भी आपके पास 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऑप्शन लिख लेता हूं 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर। तो आंसर आपके पास क्या होगा? 45 सेंटीमीटर। क्यों? अगर मैं डायग्राम बना लूं तो डायग्राम से आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये आपके पास रॉड है, कहां पर हमने इसको सपोर्ट दिया है? 35 सेंटीमीटर पे हमने इसको सपोर्ट दिया है। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर पे हमने 40 न्यूटन वेट को सस्पेंड किया है। तो आप इसके मोमेंट आर्म को देखें, 35 और 25 सेंटीमीटर के दरमियान 10 सेंटीमीटर आपके पास मोमेंट आर्म है। ठीक है, वेट ऑफ अ रॉड भी 40 न्यूटन है, तो इस साइड पे बी पर वेट ऑफ अ रॉड का मोमेंट आर्म वो भी आपके पास 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि ये भी 40 ये भी 40, तो मोमेंट आर्म विल बी इक्वल। तो 35 के साथ 10 ऐड करें, ये क्या आ जाएगा?
45 सेंटीमीटर इज द आंसर। ये आपके पास आंसर होगा। तो देखिए ये आपके पास कुछ मॉडल एमसीक्यूज है इन अ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आपके बुक में नहीं है, लेकिन कुछ डिस्कशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का करना चाहता हूं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? वो पॉइंट जहां पर एज अ होल वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर किसी बॉडी का एज अ होल मास एक्ट करे, उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट एवरीवेयर, मून पे भी होता है, अर्थ पे भी होता है, स्पेस में भी होता है मास। सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास हर जगह पर होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिर्फ ग्रेविटी में होता है। ठीक है, याद रखिए अगर किसी बॉडी पे, किसी बॉडी के हर पार्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेम हो, लेट्स सपोज ये शीट इस तरह पड़ा हुआ है, तो इसके हर एक पार्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिंगल पॉइंट पे लाई करेगा। और अगर ये शीट इस तरह पड़ा हुआ है तो लोअर पार्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, अपर पार्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सिंगल पॉइंट पे लाई नहीं करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे होगा, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे होगा। सेंटर ऑफ मास पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। कोई भी बॉडी जितना ड्रॉप होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ऊपर होगा स्टेबिलिटी कम होगा। स्टेबिलिटी आपके पास क्या होगा? कम होगा। सेंटर ऑफ मास पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास जो है वो पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और एक बात और भी याद रखिए, अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फोर्स लगा लें तो बॉडी में सिर्फ लीनियर मोशन प्रोड्यूस होगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलावा किसी और पॉइंट पे अगर आप फोर्स लगा लें तो फिर सिर्फ लीनियर मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा, लीनियर और रोटेशनल मोशन दोनों प्रोड्यूस होंगे। तो ये इसमें जरूरी पॉइंट थे। उम्मीद है सेकंड चैप्टर तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करूंगा थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर में आप रेस्ट और मोशन और स्पीड और वेलोसिटी ये खुद पढ़े। ठीक है, ये इस पे मैं टाइम जाया नहीं करूंगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये खुद पढ़े। ठीक है, बाकी मैं थर्ड चैप्टर को शुरू करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच।